तो पिछले क्लास में जैसे कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा डिस्कस किया था, और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में चार अलग अलग टाइप्स है: मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और आपका पॉलीसेक्राइड्स। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा था कि बहुत सारे बुक्स में ओलिगोसेक्राइड को एज अ नहीं उसको कंसिडर करते, वो डाइसेक्राइड के अंदर ही आ जाता है। और उसके अलावा जो है कुछ और स्पेसिफिक आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको कि हम लोग ओलिगो और डाई दोनों के अंदर मिला के रखते हैं। बट फिलहाल के लिए आज के लिए हमारा टॉपिक पहला होगा डाइसैकेराइड्स। देखिए, जैसा कि आपको हम पिछले क्लास में भी बात बता चुके हैं, डाई का मतलब होता है दो, और सैकराइड यहाँ पर रिफर कर रहा है शुगर को। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं डाइसैकराइड के रिगार्डिंग, तो डाइसैकराइड में आप दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला पहला आपका हो जाता है माल्टोज, और दूसरा आपका हो जाता है सुक्रोज। देखिए, बेसिकली जहां पर आपको ओ एस सी से एंड करता है जो टर्म, वो जनरली कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है। लेकिन ज़्यादातर में ऐसा होता है, जैसे आप देखेंगे सेलुलोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सब में आपका ऐसा होता है। तो माल्टोज क्या होता है भाई? माल्टोज जो है ये आपका दो शुगर सॉरी दो ग्लूकोज से मिलकर के बना है। यानी कि इट इज मेड अप ऑफ इट इज मेड up of two glucose molecules, two glucose molecules। ठीक। और अगर सुक्रोज के बारे में बात करें बाबू, तो सुक्रोज जो है ये आपका एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। यानी कि इसमें हम लोगों का क्या होगा, एक ग्लूकोज होगा और एक होगा आपका फ्रुक्टोज। पिछले क्लास से अगर रिमाइंड करेंगे तो याद आएगा, ग्लूकोज एक अल्डिहाइड शुगर है और फ्रुक्टोज एक कीटोज शुगर है या कीटोन शुगर है ना। पिछले क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो माल्टोज का स्ट्रक्चर, सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, वो बनता कैसे है। तो पिछले क्लास में आप देखिएगा कि हम लोग ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर देखे थे। ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर देखे थे जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था। ओपन चेन स्ट्रक्चर मतलब वो एकदम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था, है ना। लेकिन हम लोग ये बात भी आपको बताए थे कि ग्लूकोज अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है तो उसका एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, आज हम लोग वही क्लोज चेन स्ट्रक्चर देखेंगे। और बताने का मकसद ये है कि जब तक आप ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, तो आपको वो जो आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज में बॉन्डिंग होगा, इससे प्रीवियस वाले में जो हम आपको बताएं, ये देखिए, इसमें ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच का जो बाइंडिंग होगा वो आपको नहीं समझ में आएगा जब तक हम लोग इसका क्लोज स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे तो। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक 5 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक कार्बन इधर रहता है। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज में आप देखिएगा कि इसमें टोटल 6 कार्बन है, नो डाउट, लेकिन 5 कार्बन जो है वो रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है और एक कार्बन बाहर निकला हुआ है। ठीक। अगर हम लोग फ्रुक्टोज के केस में देखें, फ्रुक्टोज के केस में देखें, तो फ्रुक्टोज में आपको रिंग के अंदर 4 कार्बन दिखेगा। रिंग के अंदर कितना कार्बन दिखेगा? 4। और आपका 2 कार्बन बाहर रहता है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का रहता है। यहाँ एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3, यहाँ 4, सॉरी, यहाँ एक कार्बन, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। तो ये आपका क्लोज चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? चलिए, अगर हम लोग इसमें प्रीवियस वाले स्लाइड में चले जाएं, तो यहाँ माल्टोज में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मिलाना है। कितने मॉलिक्यूल को मिलाना है ग्लूकोज का? दो, क्योंकि डाइसैकराइड है, डाइसैकराइड में दो ही रहेगा, है ना। तो अगर हम लोग पहले माल्टोज का स्ट्रक्चर बना ले, तो हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को बनाना होगा
ये 1 नंबर कार्बन एक इधर हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कार्बन है 1 नंबर, और ये जो कार्बन है इसका 4 नंबर, 1 2 3 4, और ये 5, और यहाँ से एक 6 निकला हुआ रहता है। तो ये जो 1 और 4 है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनता है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनता है। और क्योंकि यहाँ पे आपका 1 नंबर कार्बन एक ग्लूकोज का, और दूसरे ग्लूकोज का कितना नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, ये अच्छे से 4 लग नहीं रहा, 9 लग रहा है, 4 नंबर कार्बन, ये दोनों आपस में मिल जाता है। तो जब भी आपका दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल या दो आपका कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करता है डाइसैकेराइड बनाने के लिए, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्योंकि 1 और 4 कार्बन के बीच में बन रहा है, किसके किसके बीच में बन रहा है, 1 और 4 कार्बन के बीच में बन रहा है, तो हम इसको बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कोई प्रॉब्लम समझने में, चलिए। हाँ, अब अगर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, तो एक और यहाँ पे हम लोग के पास था सुक्रोज। सुक्रोज में ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, दोनों मिला हुआ है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मिला हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ दोनों हमारे सामने बना हुआ है, लेकिन ऐसे बनाना सही नहीं होगा, इसको हम लोग को ऐसा रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम बना देते हैं उसी तरीके से। यहाँ हम एक छोटा सा यहाँ बना के आपको दिखा देते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेना और एक कौन सा लेना है, फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल लेना है। सभी लोग को दिख रहा है ना, मेरे से छुप तो नहीं जा रहा है, छुप जा रहा है, ठीक है, हम थोड़ा साइड होकर बना रहे हैं। तो ये आपका, हम कार्बन सब नहीं दिखा रहे क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे कार्बन है ना। और यहाँ पे आपका हम यहाँ 1 लिख दे रहे हैं, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे हम इधर से लिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक ऊपर जाएगा वो होगा 6, ठीक है। हम दोनों को रिवर्स कर दिए है बस। और यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे 2 और 4 के बीच में लिंकेज बनेगा। किससे किसके बीच में बनेगा, 2 और 4 कार्बन के बीच में लिंकेज बनेगा। यानी यहाँ जो लिंकेज बन रहा है यहाँ भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों होगा, क्योंकि दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में बॉन्ड बनता है, उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और क्योंकि ये बॉन्ड आपका 2 और 4 के बीच में बन रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे 2,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या 2,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कोई प्रॉब्लम। तो अगर आपसे पूछता है, अगर आपसे पूछता है कि माल्टोज के बीच में, माल्टोज कैसे बनेगा, तो ये किसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कौन सा लिंकेज है, तो आप बोलेंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है। और अगर हम लोग सुक्रोज के बारे में बात करें तो यहाँ इन दोनों के बीच में आपका क्या है, 2,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझने में। तो ये आपका डाइसेक्राइड है। तो डाइसेक्राइड में हम लोग दो देख लिए, एक आपका माल्टोज और एक आपका सुक्रोज, ठीक है। अब चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को देखना है, नेक्स्ट हम लोग को देखना है वो है आपका ओलिगो नहीं, बल्कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स देखेंगे। क्यों, ओलिगोसेक्राइड जैसे ऐसा है कि बहुत सारा ओलिगोसेक्राइड ऐसे हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप बहुत सारा ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़ेंगे, वो बात की बात है। बट आपको बस ध्यान होना चाहिए कि कहीं पे क्लासिफिकेशन 4 के हिसाब से, कहीं क्लासिफिकेशन 3 ही है, तो हम लोग बुक के हिसाब से पॉलीसेक्राइड डायरेक्टली पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा 3rd नंबर है, ऐसे तो 4th होता है लेकिन ये 3rd नंबर है, ठीक है। और ये आपका होगा पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, है ना, और सेक्राइड यहाँ रिफर कर रहा है शुगर को। तो जब 1000 एंड 1000 ऑफ मोनोसेक्राइड्स कंबाइन करता है तो पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो व्हेन 1000 एंड 1000 ऑफ 1000 and 1000 of monosaccharides combine together
दे फॉर्म पॉलीसेकेराइड। ये क्या फॉर्म करते हैं? पॉलीसेकेराइड फॉर्म करते हैं। ये इजी है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन हम लोग को देखना है कि कितने टाइप्स का होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पॉलीसेकेराइड्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक इसके मोनोमेरिक यूनिट्स के बेसिस पे कि उनमें कौन कौन सा मतलब मोनोसेकेराइड जुड़ा हुआ है, और एक उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, आप बोल सकते हो उसके फंक्शन के बेसिस पे। तो पहला क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स। मोनोमेरिक यूनिट्स मतलब उनमें कौन सा मोनोमर है। मोनोमर समझते हैं ना, मतलब जैसे पॉलीसेकेराइड बहुत सारे मोनोसेकेराइड से बना हुआ है, तो उसमें हर एक मोनोसेकेराइड का नेचर कैसा है, आप इसके बेसिस पे आप दो तरीके का पॉलीसेकेराइड डिफाइन कर सकते हो। एक आपका हो सकता है होमोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स, अब देखो बाबू, नाम से ही पता चल रहा है होमो मतलब क्या होता है? एक जैसा। होमो मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा। तो जब आपका एक जैसा सारा का सारा मोनोमेरिक यूनिट्स होगा तो वो होमोपॉलीसेकेराइड होगा। जैसे देखो, एक पॉलीसेकेराइड है, उस पॉलीसेकेराइड में सारा का सारा जितना भी थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ आपका मोनोसेकेराइड है वो सब ग्लूकोज है। सब क्या है? ग्लूकोज है। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ग्लूकोज है। तो वो आपका होमोपॉलीसेकेराइड हो जाएगा, यानी कि जितना मोनोमेरिक यूनिट है वो सेम है। अगर ग्लूकोज है तो सब ग्लूकोज है, अगर फ्रुक्टोज है तो सब फ्रुक्टोज है। बात समझ रहे हो? तो वो आपका हो जाएगा होमोपॉलीसेकेराइड। कोई प्रॉब्लम? ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका, इसी में आपका सेकंड क्लासिफिकेशन, सॉरी मतलब सेकंड नंबर में इसमें आ जाएगा हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में अगर बात करेंगे तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड में नाम से पता चल रहा है, हेटेरो मींस अलग अलग, डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका चेन होगा थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ मोनोसेकेराइड का, उसमें सब एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मान लो कहीं पे ग्लूकोज है तो कहीं फ्रुक्टोज आ गया, फिर कहीं अराबिनोज आ गया, कहीं जाइलोज आ गया, हर अलग अलग तरीके का आपका वहां पे आपको मोनोमेरिक यूनिट देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से दो तरीके का आपका आ जाता है, एक होमोपॉलीसेकेराइड और एक आ जाता है आपका हेटेरोपॉलीसेकेराइड। कोई प्रॉब्लम समझने में इसको? ठीक है। इसका एक और क्लासिफिकेशन टाइप है, दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे। तो फंक्शन के बेसिस पे बाबू दो तरीके का पॉलीसेकेराइड यहां पर भी है। एक आपका आ जाता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, देखो अब स्ट्रक्चरल से आप क्या समझते हो? किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाना, किसी चीज को स्ट्रक्चरल एक वजूद देना, है ना, स्ट्रक्चर उसका बनाना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाता हो। जैसे सेलुलोज। सेलुलोज क्या करता है भाई? तो सेलुलोज जो है वो तुम्हारा प्लांट सेल का बाहर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका स्ट्रक्चर बनाता है ना। साथ ही साथ काइटिन याद है, कल हम बताए थे कि जो कॉकरोचेस वगैरह होता है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर का जो एक एक्सोस्केलेटन होता है कॉकरोचेस का, उसको बनाता है। जैसे हमारे में एंडोस्केलेटन है, उनमें एक्सोस्केलेटन होता है। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में आपका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एक आप लिख सकते हो सेल्यूलोज और एक आप लिख सकते हो काइटिन। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछता भी है कि कॉकरोच का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, मतलब जो उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो किस चीज से बना होता है? तो वो आपका काइटिन से बना होता है। ठीक, ये भी एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, बी नंबर में आप देखेंगे स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड क्या नाम से पता चल रहा है इसके कि क्या काम करने में हेल्प करता होगा? स्टोरेज करने में हेल्प करता होगा। स्टोरेज बोले तो किसी चीज को स्टोर करना। अब देखो, आप लोग सुने होंगे नाम स्टार्च का। स्टार्च, तो स्टार्च अगर आप देखोगे तो स्टार्च क्या है? स्टार्च जो है वो एक तरीके का एक प्लांट का एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि उसको हेल्प करता है फूड को स्टोर करने में। फूड को क्या करने में? स्टोर करने में। अब कैसे स्टोर करने में? देखो, आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है बाबू तो बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है। लेकिन वो ग्लूकोज जो है वो उस फॉर्म में सब जगह ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्लूकोज हाईली रिएक्टिव होता है। तुम उसको कहीं भेजना चाहोगे वो वहीं इस्तेमाल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर लीव्स में अगर ग्लूकोज बना है, अगर सपोज कर लो ये ऐसा एक कोई खराब सा पेड़ है, ठीक है, इसमें सपोज कर लो कि जो लीव्स है
इस लीव्स में अगर आपका ग्लूकोज बना है तो ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है हर तरफ, सब जगह इसको जाना है, ठीक है। इधर रूट्स में भी जाना है, इधर अगर मान लो यहाँ पे कोई टहनी है उधर भी जाना, सब जगह जाना है, इस ग्लूकोज को जाना है, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज अपने ओरिजिनल फॉर्म में सब जगह जाएगा तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। मान लो उसको जाना रूट्स में, तो वहां तक आते आते यूज्ड अप हो जाएगा। तो इसलिए हमको कोई एक ऐसा फॉर्म चाहिए जो कि आपका क्या हो कि वो उसको मतलब एक तरीके से समझ लो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करे। तो आपको पता है जब ग्लूकोज जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ग्लूकोज सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। किसके फॉर्म में? और अगर हम लोग को बहुत ज्यादा ग्लूकोज बन जाता है, प्लांट को, हम लोगों नहीं, प्लांट को जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज बन जाता है तो वो उसको स्टोर कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। यानी स्टार्च एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, ये आपका एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को स्टोर करने में हेल्प करता है, क्योंकि ग्लूकोज अपने ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकता, ना ही ट्रांसपोर्ट हो सकता। अगर स्टोर भी करोगे या ट्रांसपोर्ट करोगे तो क्या होगा, वो यूज्ड अप हो जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा, जहां उसका डेस्टिनेशन है वहां नहीं पहुंच पाएगा। बात समझ रहे हो? इसीलिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज को, और स्टोर करने के लिए स्टार्च में स्टोर किया जाता है, आई मीन सॉरी, स्टार्च में कन्वर्ट किया जाता है, स्टार्च। अच्छा, एनिमल के केस में अगर हमारे बॉडी में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज बन जाता है तो हम लोग ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं। किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन क्या होता है? तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। जिस प्रकार प्लांट में ग्लूकोज आपका कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है तो हमारे बॉडी में भी हो सकता है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अब आप चले गए शादी में, अब आपको दिख गया कि भाई इतना सारा वैरायटी है खाना का, तो क्या क्या खाएं क्या ना खाएं, पैसा भी वसूलना है, तो इसलिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, सारा कुछ खाना खाना स्टार्ट कर देते। नहीं, हम ऐसा नहीं करते, हम अपना एग्जाम्पल नहीं दे रहे। चलो, तो ग्लाइकोजन क्या होता है? तो जब हम लोग ग्लूकोज बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज हमारे बॉडी में जाता है, बहुत ज़्यादा चावल, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला, मतलब रोटी आलू ये सब खा रहे हैं, तो आपका जो ग्लूकोज है वो हमारे बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज जाता है तो जितना सेल को जरूरत उतना मिल जाता है। अब जब एक्स्ट्रा बचे उसको क्या करेंगे, तो उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके दो जगह स्टोर कर सकते हैं। एक तो हमारे लीवर में स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, और एक स्किन में। स्किन यानी हमारे स्किन के अंदर जो एडिपोज लेयर होता है, फैट्स एडिपोज लेयर है ना, उसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ग्लाइकोजन है। अच्छा, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आया कि फंक्शन के हिसाब से दो तरीके का पॉलीसेकेराइड है, एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जो किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाता है, और एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो किसी चीज का, मतलब जो किसी चीज को स्टोर करवाता है, स्टोर करता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक समझने में? सभी लोगों को क्लियर है? ठीक। तो ये हमारा खत्म हो गया कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने कल मोनोसेकेराइड देखा था, आज हम लोगों ने डाइसेकेराइड देखा और पॉलीसेकेराइड देखा, ठीक है। ये देखो, ये देखो, देखो, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे आपका नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स का, जो कि आपका क्या है बाबू, जो है आपका प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन को पढ़ने से पहले प्रोटीन का बेसिक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, दैट इज अमाइनो एसिड, ठीक। तो पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड। चलिए हमको ये बताइए कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का आप मोनोमेरिक यूनिट ले लो। जैसे ऐसे समझो, हम लोग अपने घर में कभी कुछ सजाते हैं, या फिर आप ऐसा बोलो कि सीरीज बल्ब लगाते हैं, सीरीज बल्ब लगाते हैं ना, या फुलझड़ी लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ त्यौहार वगैरह आते हैं, कुछ वैसा रहता है तो हम लोग ऐसा स्टैपलर कर कर करके पूरा लगा देते हैं, गली वगैरह सजा देते हैं, है ना, चाहे वो कोई कपड़ा लगा के कुछ भी करके ऐसे सजाते हैं। तो आप ऐसा समझ लो कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन को पूरा बनाने के लिए आपको छोटा छोटा यूनिट लगता है, और जब वो छोटा छोटा बहुत सारा यूनिट एक जगह जमा हो जाता है, एक लड़ी पूरा बना देता है, तो वो आपका बना देता है प्रोटीन। क्या बना देता है? प्रोटीन। अब उस पूरे लड़ी में आप देखोगे कि एक हिस्सा, एक जैसे मान लो कि ये ऐसा होता है ना, ये मान लो हम लोग घर में सजा दिए हैं, ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल हिस्सा जो है वो आपका क्या, अगर हम एक पीस से लटका दें घर में तो कुछ को पता चलेगा कुछ सजावट हुआ है, सो नहीं ना, उसमें पूरा लरी लगाना पड़ेगा। तो ये जो पूरा लरी है ना, ये प्रोटीन को रिजेंबल करता है, और जो एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल ये अमाइनो एसिड को रिजेंबल करता है। यानी कि ये हम बस एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता के आपको एग्जाम्पल देने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप बहुत सारा अमाइनो एसिड जब साथ में आपका कंबाइन हो जाता है, तो कंबाइन होने के फलस्वरूप क्या होता है कि हम लोगों को क्या मिल जाता है, हम लोगों को एक पूरा एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसको प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको पूरा प्रोटीन को पढ़ने के लिए एक इंडिविजुअल को जानना जरूरी है, ठीक है, और वही एक इंडिविजुअल यहाँ पे क्या है, अमाइनो एसिड है। कोई दिक्कत? बात समझ गए? तो पहले इस अमाइनो एसिड को समझते हैं कि अमाइनो एसिड क्या है। देखिए,
अगर अमाइनो एसिड के बारे में बात करें तो अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है, एक आप बोल सकते हो कि एक माइक्रो बायोमोलिक्यूल है। क्या है ये? एक माइक्रो बायोमोलिक्यूल है। ये एक माइक्रो बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। क्यों माइक्रो बायोमोलिक्यूल है? क्योंकि जब हम लोग इसको स्लरी बना के क्या किए थे कि जब हम लोग इसको ग्राइंड किए थे, मतलब ग्राइंड करने के बाद जब स्लरी आया था तो हम लोग को दो मिला था, एसिड इनसॉल्युबल पूल और एसिड सॉल्युबल पूल। तो जो एसिड इनसॉल्युबल पूल मिला था उसमें ये नहीं दिखा था, बल्कि एसिड सॉल्युबल पूल में दिखा था। मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तुम्हारा कितना के बीच होगा? 18 टू 800 डाल्टन, ठीक है। ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 18 टू 800 डाल्टन होगा, कोई प्रॉब्लम। और अगर हम लोग अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अमाइनो एसिड जो है वो आपका एक कार्बन सेंट्रल कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़ा हुआ होता है और वो एक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। चलिए देखते हैं कौन। एक सेंटर में कार्बन होता है, ठीक है। एक तरफ इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन ग्रुप होता है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है। एक साइड इसमें होता है COOH ग्रुप, यानी कि कार्बोक्साइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोक्साइल ग्रुप। याद है ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े हैं ना, कार्बोक्साइल ग्रुप है ना, ये वही है कार्बोक्साइल ग्रुप। और एक साइड मौजूद होता है आपका अमाइन ग्रुप। अमाइन बोले तो NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप है ना, अमाइन से अमीनो एसिड नाम आया। और एक साइड आपका R ग्रुप होता है। R मतलब होता है वेरिएबल ग्रुप, R मतलब होता है वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल मतलब ये चेंज कर सकता है, ये R के जगह में कोई भी चीज आ सकता है, लेकिन ये तीन चीज फिक्स रहेगा। ये तीन चीज क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्या क्या तीन चीज है? अमाइन ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक। तो और ये आपका क्योंकि एक ऐसा कार्बन है जिससे 4 अलग अलग तरीके का ग्रुप्स अटैच है, एक ऐसा कार्बन है जो किसी की 4 अलग अलग तरीके का ग्रुप्स अटैच है, इसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। इसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, ठीक है। कायरल कार्बन कैसा कार्बन होता है? जिससे कि 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच होते हैं। कोई प्रॉब्लम? बात समझ गए? ये एक अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक साइड अमाइन ग्रुप है, एक साइड हाइड्रोजन और एक आपका जो है वो R वेरिएबल हो सकता है। इस R के जगह पे आपका मिथाइल ग्रुप आ सकता है, इथाइल ग्रुप आ सकता है, सल्फर ग्रुप आ सकता है, कोई एसिडिक ग्रुप आ सकता है, कोई बेसिक ग्रुप आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल ग्रुप होता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का ये सेम इस तरीके का होता है। कोई प्रॉब्लम समझने में? सभी को क्लियर है? चलिए अब देखिए, अगर अमाइनो एसिड के बारे में जैसा हम लोग बात कर रहे हैं तो अमाइनो एसिड एक कायरल कार्बन से जुड़ा होता है। कायरल कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसमें ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, ऑल 4 ग्रुप्स आर, और 4 ग्रुप्स अटैच्ड टू इट इज डिफरेंट। दिख रहा है इधर? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। चलो अब यहां देखो, तो अमाइनो एसिड के बारे में ये बात, बेसिक बात हम लोगों को क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि अमाइनो एसिड जो है वो होता कितने तरीके का है? हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड कितने तरीके का होता है? तो टोटल अमाइनो एसिड जो है वो हमारे बॉडी में 20 तरीके का होता है। यानी कि अमाइनो एसिड, देयर आर 20 अमाइनो एसिड, देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। अब इनमें से अमाइनो एसिड को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, ठीक है। इनमें से अमाइनो एसिड को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो एसेंशियल कहलाते हैं, एसेंशियल कहलाते हैं, और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि कहलाते हैं नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कहने का क्या मतलब होता है उसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं। पहले एकदम आराम से ये बात हम लोग को समझ में आ गया कि अमाइनो एसिड क्या है। अमाइनो एसिड जो है वो आपका एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, और ये आपका एक इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है कि एक बीच में कार्बन एटम होता है और उसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स अटैच होते हैं, जिनमें 3 ग्रुप फिक्स है, अमाइन ग्रुप,
कार्बोक्साइल ग्रुप और आपका हाइड्रोजन ग्रुप, और एक ग्रुप जो है आर वेरिएबल होता है, ये चेंज कर सकता है। ठीक, अब क्या हुआ कि जितने भी तरीके का अमाइनो एसिड्स हैं उनको दो क्राइटेरिया में बांट दिया गया, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। क्या मतलब होता है, देखो जो अमाइनो एसिड हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है, यानी उसको बाहर से इनटेक करने का जरूरत नहीं है, वो नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल मतलब ऐसे नहीं कि उसका जरूरत है, नॉन एसेंशियल मतलब बॉडी को जरूरत है लेकिन बॉडी इज कैपेबल कि वो मतलब हमारे बॉडी में वो बन सकता है। ठीक है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी। ठीक है, सो इट कैन बी prepared by our body, by our body। ठीक, और एसेंशियल वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारे बॉडी को डाइट के जरिए से लेना पड़ता है, यानी हम लोगों को बाहर से रिक्वायरमेंट होता है इसका, ये हमारे बॉडी में अपने आप नहीं बनेगा, ये हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बाहर से इनटेक करना पड़ेगा। तो दे मस्ट बी टेकन from outside sources, outside sources। ठीक, कोई दिक्कत इसको समझने में? चलिए, अब यहां पे सवाल है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या क्या एग्जांपल्स है, क्योंकि हम आपको बताएं कितना टोटल अमाइनो एसिड है 20। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली हम लोग अगर एक को याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। अगर एक को हम लोग याद, जैसे 20 है मान लो, तो 20 में आपको 20 का नाम तो नहीं जानना है, मतलब ऐसे बुक में है बहुत सारा, लेकिन हम आपको सारे के सारे एसेंशियल, मतलब हम टोटल 20 जो बताएंगे उसमें एसेंशियल का हम सब आपको याद करने का एक ट्रिक बता देंगे, तो आप उसको याद रखोगे तो नॉन एसेंशियल अपने ही याद हो जाएगा, मतलब जो नहीं याद है वो नॉन एसेंशियल है, जो याद है वो एसेंशियल है। ऐसी ट्रिक है याद रखने का। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या है बाबू, ये वो अमाइनो एसिड है जो हमारा बॉडी प्रिपेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। देखो ये हमारा बॉडी प्रिपेयर, इट मस्ट बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, ये हमारा बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकता। नॉन एसेंशियल हमारा बॉडी प्रिपेयर कर सकता है, बोलते ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही वाला चीज यहाँ पर भी है कि जो हमारा बॉडी प्रिपेयर कर ले रहा है उसको नॉन एसेंशियल बोल देंगे, इसका जरूरत नहीं है, जरूरत है लेकिन बॉडी प्रिपेयर कर ले रहा है और ये प्रिपेयर नहीं हो पा रहा। चलिए तो देखेंगे यहाँ पे, तो एसेंशियल अमाइनो एसिड को याद रखने का क्या ट्रिक है, इसको हालांकि ये ट्रिक मेरा नहीं है, ये ट्रिक हम भी सीखे हैं अपने टीचर से, तो वही हम आपको बता रही है, मेरा अपना बनाया हुआ नहीं। तो ये आप, ये ट्रिक क्या है कि इन अ ट्रिप टू अर्जेंटीना, वैलिक फीबी met an isolated lady lying there। अच्छा सॉरी, इन हिस्ट्री ट्रिप है, सॉरी, इन अ हिस्ट्री ट्रिप, इन अ हिस्ट्री ट्रिप टू अर्जेंटीना वैलिक फीबी मेट एन आइसोलेटेड लेडी लाइंग देयर। अब यहाँ पे ये बोले क्या लिख दिए सही, तो कुछ इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कि ये एक निमोनिक है जिसको कि आप अगर याद रखें तो आपको अमाइनो एसिड याद रहेगा। हिस्ट्री से एक जो अमाइनो एसिड आता है उसका नाम है हिस्टिडाइन, ट्रिप से आता है ट्रिप्टोफैन। अच्छा हम ना इसको दूसरा कलर से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको वो याद रहे। तो हिस्ट्री से आ जाएगा हिस्टिडाइन, ट्रिप से आ गया ट्रिप्टोफैन, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा कलर, रेड ले लेते हैं, नहीं हिस्टिडाइन, ट्रिप्टोफैन, एर्जिनाइन, और यहां से आपका हो जाएगा वैलीन
यहाँ से आपका हो जाएगा फेनाइल अलानाइन। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कितना क्या क्या नाम बोल रहे हैं। ये सब 20 जो अमाइनो एसिड है उनमें से कुछ का नाम है, वो सारा का नाम है जो कि आपका एसेंशियल है, जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। एंड नहीं, आइसोलेटेड से हो जाएगा आपका आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन। लेडी से हो जाएगा ल्यूसीन। और बस यहाँ तक है। हिस्टिडाइन, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन, वैलिन, फेनिलएलानाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन और लाइसिन। लाइसिन। तो ये आपका इतना अमाइनो एसिड है। क्या वो आपका आंख दर्द कर रहा था? आप पीछे जाके बैठ सकते हैं, वैसे सामने से बहुत लगेगा आपको। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड में हिस्टिडाइन आ गया, ट्रिप्टोफैन आ गया, अर्जिनाइन आ गया, वैलिन आ गया, फेनिलएलानाइन आ गया, आइसोल्यूसिन आ गया, ल्यूसिन आ गया और लाइसिन आ गया। ये सारा ऐसा अमाइनो एसिड्स है जो कि एसेंशियल में आता है। किसमें आता है? एसेंशियल में। यानी ये सारा हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता, हमको इसको बाहर से इनटेक करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम? तो आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, इन्हें हिस्ट्री ट्रिप टू अर्जेंटीना। एक हिस्ट्री ट्रिप था अर्जेंटीना का, वैलिक फीबी गए थे हिस्ट्री ट्रिप में, तो वहां पर एक आइसोलेटेड लेडी को मिले जो कि वहां पे लेटी हुई थी, लाइंग देयर। बात समझ गए? तो ये आपका निमोनिक्स है याद रखने के लिए। कोई प्रॉब्लम? हाँ अच्छा, इसका भी एक है, सॉरी हम तो भूल ही गए थे, थ्रियोनिन। थ्रियोनाइन या थ्रियोनिन। तो अब हम एक जगह सबको लिख देते हैं कौन कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड है। यहाँ लिखाएगा? नहीं लिखाएगा, फिर भी छोटा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। हाँ, कहाँ से? वो छोटा। अच्छा, चलो ठीक है, अब लिख लेते हैं इसे, है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन कौन सा। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? इन आ हिस्ट्री ट्रिप, हिस्ट्री से आ गया हिस्टिडाइन। हिस्टिडाइन। दूसरा हिस्ट्री ट्रिप, ट्रिप से क्या आ गया? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। टू फिर कुछ नहीं है, हिस्ट्री ट्रिप टू अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना से क्या आ गया? अर्जिनाइन। वैलिक, वी से आ गया वैलिन। फीबी, फीबी से आ गया फेनाइल एलानाइन। फेनाइल एलानाइन। 6 नंबर, इससे क्या आ गया? वैलिक फीबी। मेट, मेट से आ गया मिथ्योनीन। लिखे थे वहां मिथ्योनीन हम, चलो कोई बात नहीं, वो हम लिख देंगे इसके बाद। 7 में फिर आ गया आपका आइसोलेटेड, हिस्ट्री ट्रिप अर्जेंटीना, वैलिक फीबी, मेट एंड आइसोलेटेड से आ गया आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन। लेडी से आ गया ल्यूसिन। लाइंग से आ गया लाइसिन। और देयर से आ गया क्या? देयर से आ गया थ्रियोनिन। थ्रियोनिन, ठीक दिख रहा है ना ये रेड वाला? ठीक है, तो ये 10 अमाइनो एसिड है। इसके अलावा जो भी अमाइनो एसिड आएगा वो सब क्या हो जाएगा? नॉन एसेंशियल होगा। बात समझ गए? हमको नहीं पता था ये वाला ऐसे, मतलब पता था उतना, हमको ध्यान में नहीं था कि ऐसे भी हो सकता, तो वरना हम लोग को बहुत सारा स्लाइड बच जाता, मतलब एक ही में बहुत सारा कुछ कवर किया जा सकता है। चलो कोई बात नहीं। तो ये आपका अमाइनो एसिड का बेसिक क्लासिफिकेशन है। हालांकि देयर आर लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे अब अगर आपसे पूछता है कि सबसे सिंपल अमाइनो एसिड कौन है, सबसे सिंपल अमाइनो एसिड कौन है, तो सबसे सिंपल अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन। ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। और सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्या है? तो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। भाई ग्लाइसिन को हम सिंपलेस्ट क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा जरूर। हाँ रीजन है, रीजन ये है कि जब हम लोग इसमें कायरल कार्बन बनाते हैं और 4 अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देते हैं, यहाँ देते हैं हम लोग COOH, यहाँ हम लोग देते हैं NH2। तो ये आपका जो लास्ट वाला बच जाता है ना, ग्लाइसिन के केस में ये वेरिएबल ग्रुप H होता है, यानी लाइसिन के केस में ये वेरिएबल ग्रुप हाइड्रोजन ही होता है। बात समझ गए? अब यहाँ देखो, हम आपको क्या बताएं, कायरल कार्बन होने के लिए चारों ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। क्या यहाँ चारों ग्रुप डिफरेंट है?
नहीं, एक ग्रुप सिमिलर हो जा रहा है ना, इसलिए ग्लाइसिन जो है उसमें जो कार्बन मौजूद है वो कायरल नहीं है। और एक्सेप्ट ग्लाइसिन बाकी जितना अमाइनो एसिड अब आपको बताएंगे 19 का 19 वो सब में आपका कायरल कार्बन होगा। बात समझ गए? तो ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है और ये आपका, इसमें आपका जो वेरिएबल ग्रुप होता है वो H होता है। क्या होता है? H बोले तो हाइड्रोजन। कोई प्रॉब्लम? बात समझ गए यहाँ तक? चलिए ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एक बात समझ लिए कि आपका अमाइनो एसिड जो है वो आपका एसेंशियल नॉन एसेंशियल के हिसाब से कैटेगराइज किए। अब हम लोग बात करते हैं आपका, अब हम लोग इसको रहने दें कि इसको भी छोटा कर दिया जाए, इसको छोटा कर देते बिल्कुल, और छोटा नहीं होगा क्या? हाँ उसको साइड में रखते हैं, ठीक है चलो। अब यहाँ देखो तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ जाता है, अब हमारे पास आ जाता है एसेंशियल। अब हम लोग देखते हैं कि आपका कुछ दूसरा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ऐसे आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें ज़्यादा अमाइनो एसिड के बारे में नहीं बताया है, मतलब बताया है लेकिन आपका कुछ स्पेसिफिक है और कुछ आपका नहीं भी है उसमें नाम। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्योंकि अमाइनो एसिड पढ़े तो अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं अमाइनो एसिड को, जैसा हम आपको बताएं कि आपका एक हो जाता है एसिडिक, एक होता, सॉरी, एक होता है आपका एसेंशियल और एक होता है आपका नॉन एसेंशियल। बात समझ गए? कुछ आपके अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि सेमी एसेंशियल होते हैं। सेमी एसेंशियल मतलब, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये बस आप जान लीजिए, इसको हम नहीं लिखवाते हैं। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि हम लोगों को अपने बचपन में रिक्वायरमेंट होता है, यानी बचपन में कुछ हमारे बॉडी में ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनका बनना हमारे बॉडी में ज़रूरी होता है। तो उस समय आपका कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जैसे हिस्टिडाइन। हिस्टिडाइन हम उसमें भले लिखवाए हैं, लेकिन हिस्टिडाइन एक सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि यंग में मौजूद नहीं होता है बल्कि बच्चों में मौजूद होता है। तो एसेंशियल तो है लेकिन कुछ पार्ट ऑफ लाइफ के लिए एसेंशियल है, सारे पार्ट ऑफ लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं है, तो वो सेमी एसेंशियल आता है। वो आप उतना उसको ज़रूरी नहीं है उसको लिखना, बट फिलहाल आप इसको देखें। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका अमाइनो एसिड को एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग लिखे अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड दो तरीके का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कौन एसिडिक अमाइनो एसिड है और कौन बेसिक अमाइनो एसिड है। तो एक कुछ होते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, और एक होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड। अगर हम लोग बात करें आपका एसिडिक अमाइनो एसिड के बारे में, तो एसिडिक अमाइनो एसिड वो एसिड हैं जो कि एक एसिडिक ग्रुप अपने अंदर इंक्लूड करते हैं। देखो हम आपको बताते हैं, जैसे हम लोग कायरल कार्बन के बारे में पढ़े थे ना, तो प्रीवियस स्लाइड में आप देखोगे कायरल कार्बन यहाँ पढ़े थे। तो ये जो NH2 ग्रुप होता है ना, ये आपका बेसिक नेचर का होता है बाबू। कौन सा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। और जो COOH है यानी कार्बोक्साइल ग्रुप है, ये एसिडिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाता है। दोनों मिलके क्या रहता है, मतलब अमाइनो एसिड मोटा मोटी न्यूट्रल रहता है। लेकिन कहीं पे अगर ये वाला जो वेरिएबल ग्रुप है, इसमें अगर कोई एसिडिक ग्रुप ऐड हो गया, कोई भी एसिडिक ग्रुप ऐड हो गया, तो ओवरऑल अमाइनो एसिड का जो आप बोल सकते हो नेचर होगा वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो एसिड एसिड हो गया तो ये बेस वाला को थोड़ा कम कर, मतलब उसका दबा देगा। और अगर बात करेंगे आपका कि बेसिक, अगर आप देखेंगे तो अगर कोई बेसिक ग्रुप यहाँ पे वेरिएबल की जगह ऐड हो जाता है तो दो बेसिक हो गया तो एक एसिड को वो कम कर देगा। बात समझ रहे ना? तो बेसिक अमाइनो एसिड हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम लोग देखें तो एसिडिक अमाइनो एसिड हमारे पास दो है, एक है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और एक है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। और अगर हम लोग बेसिक अमाइनो एसिड में देखें तो इसमें आ जाता है आपका हिस्टिडाइन, एर्जिनाइन, और आपका, हाँ, हिस्टिडाइन और एर्जिनाइन, इसमें आपका ये दो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि इसमें एसिडिक अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस कि उसका वेरिएबल ग्रुप क्या है। हम लोग सारे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, हम लोग बहुत सारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे ग्लाइसिन का कैसे बताया आपको, वैसे ही बहुत सारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको बताएंगे जो बुक में है मेंशन, और भी कुछ एक्स्ट्रा। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको जानना जरूरी है कि ओवरऑल क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। अब यहाँ एक बात आपको बहुत ध्यान से और बिल्कुल अच्छे से समझना है, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं।
न्यूट्रल अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है वो ऐसे अमाइनो एसिड होंगे जिनमें ना बेस हावी हो रहा है ना एसिड हावी हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? इसमें ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है। ओवरऑल चार्ज क्या है? न्यूट्रल है। जैसे सेराइन हो गया और आपका जो ग्लाइसिन हम लोग देखे वो हो गया, ये सब आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। बात समझ गए? तो यहाँ पे हम लोग को 3 क्लासिफिकेशन मिल जाता है। इससे पहले भी 3 ही था एक्चुअली, अगर अच्छे से देखो तो। एक तो आपका एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल, एक सेमी एसेंशियल। यहाँ भी आपका 3 मिल जा रहा है आपको, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। कोई प्रॉब्लम समझने में? बात सभी को क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा यहाँ पे लाइसिन भी होगा, सॉरी हम लाइसिन लिखना भूल गए। लाइसिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन और लाइसिन, 3 इसमें आएगा। ठीक, चलो अब हम लोग बात करते हैं, यहीं बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी अमाइनो एसिड अकेले एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है भाई। कोई भी अमाइनो एसिड क्या कर रहा है कि वो आपका एक स्पेसिफिक तरीके का बॉन्ड बना बना के एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हम एक बात आपको बताते हैं, हम आपको बताए थे शुरू में एग्जांपल दिए थे कि आपका एक लरी है लंबा सा, है ना, उसमें आपका बहुत सारा चीज हम जो आपका क्या बोलते हैं फुलझड़ी लगा दी है ऐसा छोटा 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 छोटा, वो मिल के पूरा एक अमाइनो एसिड का पूरा मिल के प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें एक पर्टिकुलर को देखेंगे तो एक अमाइनो एसिड है। अब यहाँ पे अब ये है कि एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड जब साथ में कंबाइन करता है तो मतलब ये लॉन्ग चेन ऐसा एक कॉम्बिनेशन का बन जाता है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन सवाल ये है कि दोनों कॉम्बिनेशन करता कैसे है, दोनों कैसे कंबाइन करता है, वो हम लोग को देखना है। और आपको ये बात बता दे कि जब आपका 2 अमाइनो एसिड जो है वो कंबाइन कर जाता है तो वो आपका क्या करता है, वो एक आप बोल सकते हो कि 2 अमाइनो एसिड जब आपस में कंबाइन कर जाता है तो कंबाइन करके वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोई भी चीज आपका कंबाइन करता है तो बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ जो बॉन्डिंग बनता है वो बॉन्ड आपका पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। यहाँ जो आपका बॉन्ड बनता है वो क्या, कौन सा बॉन्ड पे कहलाता है? पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। अब चलो समझते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होता कैसे, कैसे बनता है। देखो हम लोग यहाँ 2 अमाइनो एसिड ले लेते हैं, ये एक हाइड्रोजन ले लो, एक वेरिएबल ग्रुप ले लो, एक ले लिए हम लोग यहाँ पे इधर हम लोग COH लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम इधर उधर करें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे लिख देते हैं आपका NH2। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा अमाइनो एसिड ले लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ देखो तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है कि यहाँ हम लिख लेते हैं NH2 ग्रुप और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग COOH। ऐसे क्यों लिख रहे हो आपको बताते हैं। और ये जो आपका NH2 इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं N और इधर एक H लिख लेते हैं, इधर ऐसे हम समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि जब 2 अमाइनो एसिड आपस में करीब आते हैं, जब 2 अमाइनो एसिड आपस में करीब आते हैं तो इसका OH ग्रुप और इसका H ग्रुप आपस में क्या करता है, कंबाइन कर जाता है, और कंबाइन करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना के बाहर निकल जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बना के बाहर निकल जाता है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल बना के बाहर निकलता है तो इस CO और इस NH के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये आपको हम बता रहे हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है, किसका, पेप्टाइड बॉन्ड का। अब मान लो यहाँ एक और अमाइनो एसिड है तो वहां भी सेम चलेगा, इधर एक और अमाइनो एसिड तो वहां भी सेम चलेगा। तो इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बन जाता है अमाइनो एसिड का, और हम लोग बोलते हैं कि आपका एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज प्रोटीन। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटीन अगर आप देखोगे, सपोज कर लो कि अमाइनो एसिड है, तो मान लो कि ये एक अमाइनो एसिड था, ये दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा, ये तीसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा, चौथे अमाइनो एसिड से जुड़ा, पांचवें अमाइनो एसिड से जुड़ा, ऐसे एक लंबा सा चेन बनते गया और इधर भी बनते गया। ठीक, अब क्या है कि इन सभी के बीच में जो बॉन्ड है वो आपका कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, बोलिए बोलिए, पेप्टाइड बॉन्ड है ना। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड क्योंकि एक है या मल्टीपल है, बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड है, इसीलिए जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमारे सामने बनता है उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बहुत बार हम लोग प्रोटीन ना बोल के पॉलीपेप्टाइड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड, पॉली मोर देन वन, और पेप्टाइड बॉन्ड का नाम है। तो प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, बहुत बार पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। तो ये जब भी आपका बनता है तो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। ठीक है, तो प्रोटीन को बहुत बार हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, ज़्यादा हो गया क्या, समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, चलो तो यहाँ तक हम लोग समझे कि प्रोटीन का यानी अमाइनो एसिड क्या है, कितना उसका स्ट्रक्चर टाइप है वगैरह। और हम लोग अब एक बार बैक से देख लेते हैं कि हम लोग आज क्या क्या पढ़े। ठीक है,
किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को भी नहीं? चलिए एक बार बैक से देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हम लोग। यही है ना? हाँ, देखिए हम लोग देखिए डाइसैकेराइड क्या है। डाई मतलब होता है दो, सैकेराइड मतलब होता है शुगर। तो दो शुगर जब आपस में मिल जाते हैं तो वो आपका डाइसैकेराइड हो जाता है। यहाँ पे एक है आपका माल्टोज और एक है आपका सुक्रोज। माल्टोज में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, 2 × ग्लूकोज होता है। और सुक्रोज में आपका एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रुक्टोज होता है। यहाँ माल्टोज जो है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है और सुक्रोज जो है आपका 2,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से या बॉन्ड से, लिंकेज बोलो या बॉन्ड बोलो, से जुड़ा होता है। हम आपको दोनों का दिखाए कि किस तरीके से बॉन्डिंग हो रहा है। यहाँ पे भी आपका सेम वही चीज़ है। आपको ये दिखाएं कि क्लोज चेन ऑफ फ्रुक्टोज, सॉरी क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, या ग्लोज आप बोल सकते हो कि क्लोज चेन ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जब कोई किसी मीडियम में अगर ग्लूकोज एग्जिस्ट कर रहा है तो आप बोलोगे सर उस ग्लूकोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर रहेगा कि क्लोज रहेगा, ये भी तो सवाल हो सकता है। बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे थे? हम आपको कल ओपन चेन बताए थे स्ट्रक्चर और आज हम आपको क्लोज बताएं, तो दोनों हैं। तो याद रखना कि ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों रिवर्सिबल होता है। ओपन क्लोज में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्लोज ओपन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो बहुत सारे मीडियम में जहां ग्लूकोज है, सारे मीडियम में जहां ग्लूकोज मौजूद होता है, वहां पे आप देखोगे कि दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है इक्वली। ओपन चेन भी रहेगा और क्लोज चेन भी रहेगा। बात समझ गए? ठीक, आगे देखिए हम लोग फिर देखे पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट देखे, जहाँ पे कि हम लोग देखे कि होमो पॉलीसेक्राइड हो सकता है और हेट्रो पॉलीसेक्राइड। होमो में सब सिमिलर रहेगा, हेट्रो में सब डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। बात समझ गए? उसके बाद आपका आ जाता है फंक्शन के बेसिस पे, तो उसमें स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड और स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। फिर आ जाता है आपका अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड के बारे में बात करें तो अमाइनो एसिड आपका माइक्रो बायोमोलिक्यूल है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, जो भी आप बोलो, और ये 18 to 800 डाल्टन वाले कैटेगरी में आता है। यानी कि आप ये भी बात लिख सकते हो यहाँ पे कि ये आपका जो है वो क्या करता है भाई, तो ये आपका काम करता है, मतलब ये आपका एसिड सॉल्युबल पूल में आता है, एसिड सॉल्युबल पूल में आता है। याद है एसिड सॉल्युबल पूल, है ना? एसिड सॉल्युबल पूल याद है कि नहीं? भूल गए? भूल गए? अच्छा कोई बात नहीं, याद है हम लोग कल फिल्ट्रेट वाला काम किए थे, तो उसमें ऊपर जो रह गया था उसको हम लोग बोल रहे थे कि वो बचा हुआ चीज़ है, मतलब फिल्टरों के अंदर नहीं जा सका, और जो नीचे चला गया था वो बोले वो फिल्टर हो गया। तो जो एक्चुअली फिल्टर हो गया वो आपका एसिड्स में सॉल्युबल हो गया, क्योंकि हम लोग कौन सा एसिड इस्तेमाल किए थे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसीलिए वो एसिड सॉल्युबल पूल है। और जो ऊपर बच गया था बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स, वो आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल है। ठीक, तो ये आपका नीचे चला जा रहा है ना, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। फिर हम लोगों ने देखा कि आपका ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें एक अमाइन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, ये बेसिक नेचर होता है, ये एसिडिक नेचर होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक वेरिएबल ग्रुप होता है। फिर हमने देखा कि टोटल 20 अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें कि कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल जो है वो आपका हमारे बॉडी के आउटसाइड से लेने का जरूरत पड़ता है, नॉन एसेंशियल हमारे बॉडी को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। फिर हम लोगों ने सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखा, और हमने देखा कि बीच वाला जो कार्बन होता है वो क्या होता है? कायरल कार्बन होता है। ठीक, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि अमाइनो एसिड को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के बेसिस पे भी डिवाइड किया जा सकता है, और ये एसेंशियल अमाइनो एसिड को याद करने का तरीका है। और यहाँ मेट का मेथियोनिन होगा, इसको भी आप लिख लो, मेथियोनिन या मेथियोनाइन। ठीक, और यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने देखा कि एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्साइल ग्रुप और दूसरा अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप, इसका OH और इसका H दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, मतलब एक पर्टिकुलर चेन जिसमें बहुत सारा अमाइनो एसिड जुड़ा है, उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है सभी लोगों को? चलो ठीक, ठीक है। तो अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आपका अमाइनो एसिड के अलावा, अमाइनो एसिड के बाद प्रोटीन का स्ट्रक्चर, और प्रोटीन कितने टाइप का होता है, कहाँ कहाँ उसका यूज है, क्या उसका क्लासिफिकेशन। कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं ओवर करते हैं।